Welcome to Vipin Sharma Physics class 5 p.m. plus 1. Our topic is simple harmonic motion, and students, today we are going to learn spring system. What? Spring system, right? Students, to understand spring system thoroughly, what we have to do is, first of all, आपको थोड़ा सा मैं स्प्रिंग के बारे में ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ. I would like to introduce regarding spring. Spring basically, not strictly but up to some extent, obeys Hooke's law. स्प्रिंग के अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ब्रीफ बताऊंगा. जैसे ये एक स्प्रिंग है, ये दिखने में इस तरह का लगता है. जरूरी नहीं है स्प्रिंग स्पाइरल ही हो, ये रबर की तरह भी हो सकता है. इट कैन बी लाइक अ रबर स्ट्रिंग भी स्प्रिंग रखती. तो ये जो रबर है, इसमें भी स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज हो सकती है. हमारी स्किन में भी स्प्रिंग प्रॉपर्टीज होती है. आप पूछेंगे सर स्किन में स्प्रिंग प्रॉपर्टीज, रबर स्ट्रिंग में स्प्रिंग प्रॉपर्टीज, ये तो विजुअली स्प्रिंग आपको दिख रहा है. एंड यू विल बी गेटिंग अ स्प्रिंग कॉन्सेप्ट इन व्हाट यू कॉल एनीथिंग वेयर Hooke's law is obeyed. You know that Hooke's law, deforming force is directly proportional to, or restoring force is directly proportional to the displacement of the particles from its stable position or mean position. अब आप सोचेंगे सर स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है ये नॉर्मल लेंथ में है, इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रही. डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा विद इन इलास्टिक लिमिट इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स होती है. डिफॉर्मिंग फोर्स इज दैट फोर्स विच डिफॉर्म्स द शेप ऑफ द बॉडी, and restoring force is that force which brings the body back to its original shape. Hope clear? स्प्रिंग के जो एटम्स होते हैं वो अपनी एक नॉर्मल पोजीशन के ऊपर रहते हैं. जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन, ये फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है. जैसे ही इंटर एटॉमिक सेपरेशन फोर्स से इंक्रीज होना शुरू होता है, मोमेंट यू अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटम स्टार्ट इंक्रीजिंग विद इन द मेटल, देन व्हाट हैपन्स, इंटर एटॉमिक सेपरेशन इंक्रीजेस. Then those atoms which were at stable position gets unstable. Then what happens, जब किसी चीज़ की स्टेबिलिटी को आप डिक्रीज करके अनस्टेबल करते हो तो उसमें क्या है, वो acquire energy to become, try to acquire energy to become least stable. तो वो आप जब छोड़ोगे तो it will come back to have more stability, less energy, because आपने वर्क डन कर दिया.
एटम्स जो हैं वो बहुत डिस्टेंस पे चले गए, वर्क डन किया तो वो उसमें एनर्जी में स्टोर हो गया। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, स्टेबल होएगा। जैसे आप रबर किट्टी गुलेल को पकड़ के खींचते हो तो उसके जो एटम्स हैं वो स्टेबल होते हैं जब आपने नॉर्मल है, वो अपने स्ट्रेस या कोई फोर्स नहीं लगाया। जैसे ही आपने उसको फोर्स लगाया तो उसके एटम्स एक दूसरे से परे परे जाएंगे। ब्रीफली छोटा सा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा। तो उसमें क्या होगा कि वो व्हाट हैपन्स, देयर इज गोइंग टू बी एन रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड बिकॉज they don't want to get destabilized. So deforming force and restoring force go hand on hand. Deforming force और restoring force parallel चलती हैं but in opposite direction within elastic limit. तो जब हम deforming force यही magnitude restoring force का होगा within elastic limit proportional to negative of displacement लगाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई। इस K को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट जरूरी नहीं है इस स्पाइरल वायर को हम स्प्रिंग बोल रहे हैं, ये स्ट्रेट वायर भी स्प्रिंग रखती है, स्किन भी स्प्रिंग रखती है, जहां डिफॉर्मिंग या रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। होप इट इज क्लियर। जब हम डिफॉर्म करते हैं, प्रेस करते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आता है। तो पहले तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या हुआ, F इज न्यूटन, Y इज मीटर, न्यूटन पर मीटर एंड सो ऑन। अब हम निकलते हैं जरा आगे, टॉपिक के अंदर हम निकलने जा रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, जो K है दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टिफनेस constant. K is also called stiffness constant, or it is also called spring constant. So for massless spring, restoring elastic force is same everywhere. If there is a massless spring, then restoring or deforming force is always same everywhere. Restoring or deforming force is always same everywhere. So when a spring is compressed or stretched, then work is done. नोट्स बनाते जाइए, आप नोट करते जाइए। सेकेंड पॉइंट, ये मैंने इलास्टिसिटी से ले रहा हूं मैं। व्हेन स्प्रिंग इज compressed or stretched, when a spring is compressed or stretched, then what happens? Energy is produced, work is done. क्या होगा? Work done होगा। और वर्क डन स्टूडेंट्स कभी वेस्ट नहीं होता। दैट इज स्टोर्ड अप एज व्हाट? दैट इज स्टोर्ड अप एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल
एनर्जी में स्टूड अप हो जाएगा, जो कि आपने पढ़ा हुआ है इन द चैप्टर ऑफ इलास्टिसिटी. होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, स्प्रिंग कांस्टेंट. मैं रब करता हूं इसको या यही लिख देता हूं. चलो थर्ड पॉइंट, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन लेंथ. आप पूरा लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा पूरा, आप पूरा लिखेंगे. स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन लेंथ, कॉमा, रेडियस एंड material of the wire which forms spring. जो K है यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम स्टिफनेस कांस्टेंट बोलते हैं, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेडियस पे, लेंथ पे एंड मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, ये इस पे भी डिपेंड करता है. आप प्लीज नोट कर लीजिए, नोट्स बनाइएगा प्रॉपर. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट ए ग्राफ. एक तरफ हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट लेंगे K, और दूसरी तरफ हम लेंगे लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वायर, स्प्रिंग वायर दैट इज L. जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं K का, यू नो, F इज इक्वल टू K, मैं यहां Y भी लिख सकता हूं, X भी लिख सकता हूं, L भी लिख सकता हूं. चलो मैं L ले रहा हूं, माइनस KL. नेगेटिव साइन सिंपली शोज दैट इट अपोजेस द डिफॉर्मिंग फोर्स. इफ रिस्टोरिंग देन अपोजिट टू फॉर्मिंग, तो ये नेगेटिव साइन इज द रिस्टोरिंग फैक्टर. तो K is equal to F upon L, neglecting negative sign. If F is constant, then K is inversely proportional to length. तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा. K is inversely proportional to length. तो जो K है that is inversely proportional to length, इसको हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं. देखिए, K is inversely proportional to extension. Extension is basically जितनी लेंथ होगी उसी के प्रोपोर्शनल हम लोग एक्सटेंशन बोलेंगे. अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो एक्सटेंशन सपोज कीजिए x1 है. अगर 10 सेंटीमीटर है तो जो एक्सटेंशन है से x2 है. ऑब्वियसली x2 इज ग्रेटर देन x1, करेक्ट? तो आप इसको नोट कीजिएगा. एंड इट मींस जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है अगर हम हाफ कर दें तो स्प्रिंग जो कांस्टेंट है उसका जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, दैट विल बी डबल्ड. दैट विल बी डबल बिकॉज K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर हम लेंथ को हाफ करते हैं तो K विल बिकम 2 times. Okay? Why you are getting tense? You know, it's so simple. K is inversely proportional to L. K dash is inversely proportional to L upon 2. So K dash is
2 by L, it means K dash is 2K, तो ये डबल हो जाएगा. ओके, नोट कर लीजिए प्लीज. When a spring of length L is cut into two pieces of length L1 and L2, there is a spring, its length is L, it's cut into two pieces L1 and L2. Obviously L is equal to L1 plus L2. Okay, when a spring of length L is cut into two pieces L1 and L2, note kar lo, then students, what is the value of L1? L1 is equal to n times L2. Okay, when a spring of length L is cut into two pieces L1 and L2 such that L1 is equal to n times L2. मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हाफ होगा या कि कुछ भी हो सकता है. L1 अगर 60% है तो L2 40 हो गया, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, 70 30 10 90 व्हाटएवर इट इज. इफ कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज K, then spring constant of first part will be what? Spring constant change कर जाएगा, that will be what? K1. Spring constant K, because it is inversely proportional to length, ये क्या बन जाएगा? K1 is equal to K into n plus 1, K into n plus 1 upon n, right? ये इसका वैल्यू आएगा. You can do it, you can establish it. बहुत सिंपल है, यहां से आप इसको एस्टैब्लिश कर सकते हो, राइट? सो जरूरत नहीं है. स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए सेकेंड पार्ट K2 क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द सेकेंड पार्ट K2 इज व्हाट? K1 टाइम्स n plus 1. It will be what? Spring constant of second part, say K2 is, sorry, this will be K into n plus 1, right? And ratio of spring constant क्या आएगा? K1 upon K2, that is K into n plus 1 upon n divided by K into n plus 1. तो K1 upon K2 is equal to 1 upon n. अब स्टूडेंट्स यहां से आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक स्प्रिंग है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज हाफ पार्ट 50-50. तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n. n कितना है? हाफ. तो K1 अपॉन K2 इज, n को हाफ लिख दो तो K1 इज 2 टाइम्स K2. अगर 1 है, 1/3 है, तो ये वो पार्ट आपका बन के आ जाएगा. सो ये एक आपको मैंने सिंपल सी स्प्रिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शंस दी, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बताया. अब मैं आपको स्टूडेंट्स स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में सेकेंड, अदर पार्ट ऑफ द लेक्चर इज गोइंग टू बी दैट, क्योंकि हम एक में ही कंप्लीट करेंगे सारा, राइट? सो कीप मेकिंग नोट्स, कॉपी पेन रखो, डोंट वेस्ट मनी स्टूडेंट्स. YouTube is helping you like anything. So let us do spring pendulum. Well students, I have sketched two figures, figure A and figure B.
In figure A, I have shown horizontal and in figure B, I have shown vertical. Correct? Now in figure A पहले हम बात करते हैं. जो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है वो L है, वो वेरी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जो वेट ऑफ द मास अटैच्ड टू द massless spring, mind it, we are discussing massless spring, right? अब इसमें मास डालोगे तो ये सिस्टम बदल जाएगा, राइट? तो वेट is balanced by the normal reaction. तो R is equal to mg. R is equal to mg. तो ये वेट बैलेंस हो गया. But when we talk about the vertical, situation, then there is an extension in the spring. In vertical there is an extension in the spring. वो जो extension होगा वो L plus y naught, या हम ले सकते हैं L plus y naught, बिकॉज इसका वेट जो है नीचे की ओर एक्ट कर रहा है. आपको पता है कि पॉइंट मास जब सस्पेंड करते हैं मासलेस स्प्रिंग से या प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस, और ये भी क्या है, ये फ्रिक्शनलेस है. दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस. When it is placed on a frictionless surface, then it constitute what? Linear simple harmonic motion. इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो it starts oscillating. It is said to possess linear simple harmonic motion. और इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे को पुल कर देता हूं तो it start oscillating up and down. तो it constitutes vertical simple harmonic motion. इन दोनों ही केस में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होगा? टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k. ये मैं स्प्रिंग ये सारी की सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन प्लेलिस्ट में वीडियोस रहती हैं. तो आज जब आप S.H.M में जाओगे तो आप कंप्लीटली स्टडी कर सकते हो सीक्वेंस वाइज वीडियोस. तो M को क्या बोलते हैं? याद है आपको? इनर्शिया फैक्टर. K को बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर, ये ना. दिस इज इनर्शिया फैक्टर और K is called what? Spring factor. IF means inertia factor, SF means spring factor. The time period of a spring pendulum depends upon what? The time period of a spring pendulum depends upon what? K is constant, mass is constant, बचा कौन? सॉरी, K is constant, 2 pi is constant, वेरी कौन कर सकता है? मास. तो T, the time period is directly proportional to square root of mass m. Okay, and frequency. फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी लिख सकते हैं या n से भी लिख सकते हैं. तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो ये डायरेक्टली
proportional instead inversely proportional to mass under root, square root of under root जिसको बोल सकते हैं square root of mass. तो greater the mass, greater will be the inertia. जितना ज्यादा mass होगा, mass is an inherent property. More mass, more inertia. More mass, more inertia. So greater is the mass, more is the inertia. As a result of this, you find lesser will be the frequency of oscillation and greater will be the time period, because mass increases, time period increases, mass decreases, time period decreases. So frequency is inversely proportional to time period. Time period increases, frequency decreases, time period decreases, frequency increases. तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके सामने हमने स्टडी किया. सो time period of a spring pendulum depends upon the mass suspended. Means greater is the mass, more is the time period, smaller is the mass, lesser is the time period. Since time period and frequency, they are inversely proportional to each other, more time period, less frequency, less time period, more frequency. So this point is clear. Pause and note it down, right? Notes banana bada zaruri hai students. Now we discuss one more point. Spring constant in terms. टाइम पीरियड अगर मास को कांस्टेंट रखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट. सो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये भी एक सिंपल सा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड is inversely proportional to the square root of the spring constant, or frequency is directly proportional to square root of spring constant. अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं. मैं इसको रब करता हूं ताकि हम उसी पे फोकस करें. ये जो t है ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k है. M is what? Inertia factor. K is what? Spring factor. क्या आपको इसमें कहीं ग्रेविटी दिखाई दे रही है? नहीं ना? तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड or frequency is independent of acceleration due to gravity g. It is independent of the acceleration due to gravity g. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये इंडिपेंडेंट है भाई साहब, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. अगर एक स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ पे 10 सेकेंड है, मून पे भी 10 सेकेंड होगा, मार्स पे भी 10 सेकेंड होगा, because it is independent of the gravity of the planet. Interesting.
So note it down, students. Time of a spring pendulum is independent of acceleration due to gravity. मैं स्क्रीन पे इसलिए नहीं आ रहा हूं सो दैट आप बिल्कुल स्क्रीन को ही फोकस कर पाओ. मैं रिपीट करता हूं. टाइम ऑफ ए स्प्रिंग pendulum is independent of acceleration due to gravity. That is why clock based on spring pendulum will keep proper time everywhere on a hill or moon or in a satellite, and time period of spring pendulum will not change inside a liquid if damping effects are neglected. हाँ, अब आप पूछेंगे सर डैम्पिंग इफेक्ट्स क्या होता है. जैसे ये स्प्रिंग है, ये ऐसे से ऑसिलेट कर रहा है लाइक दिस. अब इसकी ऑसिलेशन बंद होगी, इसको बोलते हैं डैम्पिंग इफेक्ट. उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते जाना. हाउ इज इट स्टूडेंट्स? my purpose is to give you the basic concept through these lectures. My purpose is to give you simple language physics, and मैं इसमें कोई बहुत complicated concept नहीं दे रहा हूँ. हर बोर्ड का बच्चा, हर शहर का, गांव का बच्चा, गांव का स्टूडेंट मेरे लिए स्पेशल है, शहर का तो चलो है ही. हम शहर वाले भी सब सोचते हैं कि गांव वाले बच्चों को हमें स्पेशल एज देना चाहिए, बिकॉज दे पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट एटलीस्ट थ्रू इंटरनेट आई कैन डू वट एवर पॉसिबल. आई विल. मेरा कोई एहसान नहीं है, इट्स माई ड्यूटी. तो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? जी का कोई इफेक्ट नहीं है. अब हम let's go spring with a mass. If spring has a mass, right? If the spring has a mass capital M and mass small m is suspended from it. Now m is what? Mass of the spring. Small m is what? Suspended mass. Then students, effective mass is what? ये आपने कैलकुलेशंस में नहीं जाना, सिंपल रिजल्ट याद रखना है. हायर फिजिक्स में जाके आप पढ़ सकते हो, 10+1 लेवल में ज़रूरत नहीं है. एक इंफॉर्मेशन है वो आप कैरी करो, m+m/3. हाँ, स्पेशल नोट में मैं कभी इसको प्रूव कर दूंगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है. लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें जरूर पता होनी चाहिए कि अगर स्प्रिंग का मास m है तो व्हाट इज द इफेक्टिव मास, दैट इज m प्लस फैक्टर आ जाएगा m/3. तो स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड देन? टाइम पीरियड विल बी t इक्वल टू 2 पाई m इफेक्टिव डिवाइडेड बाय k. This will be the time period. What is m effective? That is m plus m/3. Means अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, वो उसका मास 3 यूनिट है और उससे मास अटैच किया है स्मॉल m 2 यूनिट, तो इफेक्टिव मास क्या बनेगा? 2 + 3/3, दैट इज 2 + 1, दैट इज 3 यूनिट. तो ये एक हमारे पास बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम मैसिव स्प्रिंग बोलते हैं. अब हम निकलते हैं आगे. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू रिड्यूस्ड मास.
if two masses m1 and m2 are connected by a spring, we have one is this mass and other is this mass. This is m1 and m2. Now we have got m1 and m2, the two masses connected by a spring having a spring constant k. Do you know, students, if the two masses m1 and m2 are connected by a spring made to oscillate on a horizontal surface, then effective mass is what? 1 upon m effective is equal to 1 upon m1 plus 1 upon m2. Okay. Then students, what we are going to have, the effective mass is what? m1 m2 upon m1 plus m2. तो what is time period? अब चलो इसको कर ही लेते हैं. m1 m2 m2 plus m1, तो m इफेक्टिव क्या आएगा? m1 m2 upon m1 plus m2. So what is t? That is 2 pi under root of m effective divided by k. तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट टाइम पीरियड. आपने एक चीज नोट की है, ये जो हमने निकाला है 1 अपॉन एम इफेक्टिव 1 अपॉन m1 प्लस m2, ये रिड्यूस्ड मास हो गया. इफ स्प्रिंग पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन हॉरिजॉन्टल, तो ये रिड्यूस्ड मास हो जाएगा. अब अगर इसको हम वर्टिकल प्लेन में स्टडी करें, राइट, या किसी इंक्लाइन पे करें, तो टाइम पीरियड विल रिमेन अनचेंज्ड, इफेक्टिव मास विल रिमेन सेम. मींस अगर ये दो अटैच्ड मास वर्टिकल प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन वर्टिकल प्लेन, ओके, या इंक्लाइन प्लेन, तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम एज ऑन हॉरिजॉन्टल. दिस इज हॉरिजॉन्टल. और इसमें जो मास है वो रिड्यूस हुआ एंड एम इफेक्टिव विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल और vertical or inclined. Very important information. Now students, we talk about this situation जहां से हमने स्टार्ट किया. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ये. इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम इसको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं. इसको मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से पुल कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल, या इसको एक्सटेंडेड फॉर्म जब टिक जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, तो मैं इसको एडिशनल पुल कर रहा हूं. तो इफ वी हैव अ स्प्रिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, right, is the position of natural length of the spring as weight is balanced by the motion, okay, while in case of a vertical motion in equilibrium position, ठीक है, it is L plus y naught
correct. Then what happens, students? mg equal to ky naught. mg is equal to what? ky naught. जब mg is equal to ky naught, Hooke's law for vertical, then what do you find? M upon k is equal to y naught upon g. M upon k is equal to y naught upon g. So when vertically loaded stretched spring is y naught, then for equilibrium of mass m, ky naught equal to mg or m upon k equal to y naught upon g. Now what is t? T is equal to 2 pi under root of m upon k. So t is equal to 2 pi under root of y naught upon g. So time period does not depend upon g, because along with g, y naught will also change in such a way that m upon k is always equal to y naught upon g. It's beautiful explanation why time period is independent of length, gravity. Because if GU increase, proportionately y naught will increase. If G will decrease, proportionately y naught will decrease. The ratio of y naught upon G will always be equal to the ratio of m by k. This always remain constant. So students, note it down with patience, pause and rewind and keep playing. जल्दी से कीजिए, इसके बाद हम स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे. देन स्प्रिंग विल बी कंप्लीटेड. इन सीरीज कॉम्बिनेशन, equal forces X on spring, but extensions in the spring are different. First of all, these springs are massless, not having mass. Otherwise तो आपको पता ही effective mass m effective small m m by 3 बताया मैंने. ये massless spring system है, having spring constant k1 k2, mass attached small m, forces acting per unit length will be same, but extension सीरीज में इक्वल फोर्सेस एक्ट करेंगी, बट springs are different. In series combination, equal forces X on spring, but extension is and springs are different. So what is spring constants effective? इसको कैलकुलेट करते हैं. So students, let us calculate the effective series combination. मैंने बोला क्या कि इसमें फोर्स सेम रहेगी, बट extension will be different. Force is same, extension is L1, spring constant K1. Force is same, spring constant K2, extension is L2. This implies L1 is equal to F upon K1. This implies L2 is equal to
F upon K2. Now, F is equal to Ks into L. This implies L is equal to F upon Ks. What is L? The total extension of the spring 1 and spring 2, spring with a constant K1 and K2. So L is equal to L1 plus L2. So what is L? F upon Ks. What is L1? F upon K1. What is L2? F upon K2. So 1 upon Ks, 1 upon K1, 1 upon K2. So this is the series combination of the two springs with spring constant K1 and K2. You know, it looks like when you go in +2, you will study the capacitors. It is behaving like series combination of capacitors. And students, if there are n springs, then students, you have 1 upon Ks, 1 upon K1, 1 upon K2, 1 upon K3, so on to 1 upon Kn. So note it down, it is very, very important. Now, if we have identical springs and they have been cut into n pieces, then K is same, then 1 upon Ks is equal to 1 upon K, 1 upon K, it will be n upon K. It will be n upon K. तो Ks क्या आ जाएगा? Ks आ जाएगा n by K. Suppose you are given a question that there is a spring constant value is say 2 and it has been cut into 20 equal parts, then what is the new spring constant? So 20 by 2, that is 10. Ks will be 10 times Ks हो जाएगा. तभी स्प्रिंग जितना छोटा होता जाता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता जाता है. काटते जाओगे, K will keep on increasing, right? And students, what is the time period for this kind of combination, series combination? Simple है, T is equal to 2 pi under root of m upon Ks. तो Ks का वैल्यू आप इसमें प्लेस कर दीजिए. दैट इज m टाइम्स क्या आ जाएगा ये? T is equal to 2 pi m times K1 plus K2 divided by K1 K2. तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया. So simple it is. Now we are going to discuss series combination के बाद parallel combination. I put a pause and you note it down, make notes. और जो मैं बोलता हूँ उसको भी convert करो into your notes. So students, we are going to discuss parallel combination of spring. अभी तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन स्टडी किया. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन of springs, right? So let me make parallel combination springs some 4 figures. See students, मैंने यहाँ 4 figures बनाई हैं. I have sketched here 4 figures. Figure 1, K1 K2 mass m attached. Figure 2,
K1 K2 mass is sandwiched but vertical. Figure 3, K1 K2 mass is sandwiched but horizontal. Figure 4, two springs are connected like this but horizontal, means fourth one का horizontal vertical है, and 2 and 3 they represent vertical and horizontal. Now in parallel combination, different forces acts on different springs, but extension in springs are same. Different forces acts on each spring, ये इसका की पॉइंट है, बट extension is same. स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल आएगा K1 plus K2. If n springs, अब ये जो K1 plus K2 आया, how it is? How we achieve this Kp is equal to K1 plus K2? How we achieve this K1 plus K2? Let us achieve it first, keeping in mind different forces act on each spring. हर स्प्रिंग के ऊपर फोर्सेस डिफरेंट लगेगी. मान लीजिए इस पे F1 लग रही है, इस पे F2 लग रही है, इस पे भी F1, इस पे F2, इस पे F1, इस पे F2, इस पे F1, इसमें F2. लेकिन लेंथ एक्सटेंशन इज सेम. एक्सटेंशन इज सेम, राइट? एक्सटेंशन इज सेम. अब ये हम यूज करके प्रॉपर्टी इसको प्रूव करने जा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, forces are different, extension is same. F1 is equal to K1L for either of for spring 1 in each or either of I mean any one of the four figures. F2 is equal to K2 into L, or F net is equal to Kp into L. Obviously F is equal to F1 plus F2, तो KPL is equal to K1L plus K2L. L gets cancelled. Kp is equal to K1 plus K2. What is time period? 2 pi under root of M effective divided by Kp. M effective is what? M here, massless spring है. Kp is what? K1 plus K2. कुछ पाने के लिए स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है. There is no shortcut to success. अगर हमारे पास छोटे I mean n parts हो जाएं, तो Kp क्या आएगा? Kp is equal to K1 plus K2 so on to Kn. अगर ये सब इक्वल है तो this is K plus K so on, तो this is Nk. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस के बारे में हमने इसमें बिल्कुल डिटेल स्टडी किया. डेली विपिन सर 5 PM with +1. मेरा 5 PM डेली आपको
ये लेक्चर मिलेगा अपलोड। एंड स्टूडेंट्स, लेक्चर इज ओवर एंड मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं आपसे। स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब का बहुत थैंक यू बोलता हूं कि जिन्होंने मेरी टीचिंग को डायरेक्ट स्टूडेंट के डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, टैब पे, जहां भी वो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको मिल रही है। आपको अपने लेवल पे टीचिंग कितनी इफेक्टिव लग रही है एसेस करने का मौका मिलता है। और ये टीचिंग टू द पॉइंट देने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा जब लेक्चर पूरा खत्म हुआ तो मैं आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूं, बीच में मैंने कहीं डेविएट नहीं किया। उसका रीजन ये है कि हम टॉपिक से डेविएशन हो जाती है तो उसी में ब्रेन चला जाता है। अगला पॉइंट, अगर मैं कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता हूं फिजिक्स को इजी करने में तो शायद मेरी बहुत ये बड़ी अचीवमेंट है। मैं अपने आप में प्राउड फील करूंगा कि मैं बच्चों के काम आ सका। स्टूडेंट, अगर आपको ये टीचिंग पसंद है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस प्लेटफॉर्म विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकते हो। लैंग्वेज में बहुत सिंपल रखता हूं, आई डोंट कॉम्प्लिकेट द लैंग्वेज। मैं लैंग्वेज में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखता। इसको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। उम्मीद करता हूं आपको स्प्रिंग्स अच्छे से समझ आए और आपको काफ़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की। बट एक लिमिटेशन होती है कि मैं 10+1 को पढ़ा रहा हूं तो मुझे 10+1 के लेवल का ही देना है। इससे ऊपर भी हम दे सकते हैं पर उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो 9814121996, या यूट्यूब के अबाउट में जाओगे तो भी आप ये नंबर मेरे व्हाट्सएप देख सकते हो। तो विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स। एक प्रॉमिस करो कि जितने भी आपके सर्कल में नोन लोग हैं उनको जरूर आप ये लिंक शेयर करें, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जो गांव में रहते हैं, जो महंगी ट्यूशन नहीं पे करना चाहते। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, पेड क्लास और इस क्लास में कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बल्कि आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट्स में भी लिख सकते हो। एंड हाँ, मतलब कमेंट्स में मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, रिप्लाई मैं आपको व्हाट्सएप पे करूंगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, बिकॉज मुझे भी फिजिक्स अभी मैं सीखता हूँ, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, लेकिन उतना बता पा रहा हूँ जितनी आपको ज़रूरत है। हालांकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ठीक है, अरे हैं एक से एक गजब लोग हैं फिजिक्स में, और हम तो अभी बहुत लोअर लेवल पे हैं। तो शौक है पढ़ाने का तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को सपोर्ट करेंगे, विपिन सर को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट ना भी करो, सपोर्ट कर दो। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर मैं नहीं बोलूँगा आपको, ठीक। और मैं फिर कहता हूँ, मैं कोई दावा नहीं करता, आई डोंट से दैट आई एम वेरी गुड टीचर, आई एम ए लर्नर, आई एम ए स्टूडेंट। अगर मेरे थ्रू आपको कुछ समझ आता है तो आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर्स, यूट्यूब आल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
Mind one thing, Top Ranker, toprankr.com, my app, toprankr. Bye bye, thank you, see you tomorrow at 5 p.m. नोट कर लो इसको, नोट्स बनाओ अच्छे से.